बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अलीना खान। मैं आपको अपने YouTube चैनल ईमान की रोशनी में खुशामदीद कहती हूँ। आज जो शख्सियत मेरे साथ हैं वो हैं डॉक्टर आलिया आफ्ताब। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। अपने बारे में मुझे अब कुछ बताएं। वैसे तो बाय प्रोफेशन में माहिर नफ्सियात हूँ। मेरी PhD क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी के अंदर है, पर मेरी बिल्कुल आप ये कह लें कि प्योर हिप्नोथेरेपी नहीं, बहुत डाइवर्सिफाइड फील्ड है। जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है, पेशेंट मैं इसलिए कहती हूँ कि भाई स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी, डिप्रेशन, कॉन्फिडेंस का आपका हो गया, स्ट्रेस हो गया, या आपको कंसंट्रेशन के साथ साथ सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हैं, डिसीजन मेकिंग की आपको प्रॉब्लम है, फेयर्स हैं, फोबियाज़ हैं, तो जब मेरे पास आते हैं तो ट्रीटमेंट के लिए मैं उन बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। कभी ब्रीदिंग्स कर लेती हूँ, कभी मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कर लेती हूँ, कभी एनर्जी थेरेपीज़ कर लेती हूँ, कभी कलर्स के ज़रिए कर लेती हूँ, कभी बातचीत के ज़रिए हमारी चीज़ें हो जाती हैं, कभी मैं रेकी हीलिंग से उनको कर देती हूँ, कभी NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, या बॉडी लैंग्वेज। इसमें मैं कहूँगी बॉडी लैंग्वेज मेरे बड़े काम आती है। जब भी मेरे पास कोई आता है तो जब मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज देखती हूँ और फिर मैं देखती हूँ कि किस तरह वो बात कर रही है, तो मेरे लिए पूरी एक कॉम्पोजिशन हो जाती है और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ये जो चीज़ है। तो मैं कहूँगी सारी चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा हिप्नोसिस और टेलीपैथी में भी आपने बहुत कुछ किया हुआ है। देखिए, टेलीपैथी है छठी हिस्स, ठीक है। हर एक इंसान के अंदर कहीं ना कहीं इंट्यूशन जिसको आप कह लें, या सिक्स सेंस जो है वो मौजूद होती है। मैंने अपना सफ़र कैसे शुरू किया ये मैं आपको बताऊंगी। मेरी मदर अल्लाह बख्शे बहुत स्पिरिचुअल थी। अम्मी वॉज वेरी स्पिरिचुअल। अम्मी को ट्रू ड्रीम्स आया करती थी, और मेरी मदर के जो फादर थे वो प्रोफेसीज़ किया करते थे। तो मुझे भी बचपन में बहुत स्पिरिचुअलिटी का शौक़ था, और सबसे छोटे होने के बावजूद मैं ये था कि मदर ने अपने साथ रखना। मेडिटेशन है तो मेडिटेशन सिखा दी, योगा है तो योगा सिखा दी, कहीं कुछ हो रहा है तो साथ ले गई कि ये भी कर लो वो भी कर लो। वो एक बेस बन गई मेरी। फिर उसके बाद जब मैं अमेरिका गई तो मैंने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया वहाँ से, जिसको एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं। उसने मेरी जो सिक्स सेंस थी उसको ज़्यादा ट्रिगर किया। फिर मैंने मेडिटेशन की, फिर मैंने साइलेंस किया। 3.5 days ऑफ साइलेंस मैंने किया। बहुत मुश्किल था 3.5 days ऑफ साइलेंस करना, लेकिन मैं इंडिया गई और बेंगलोर के आश्रम में जाकर रही, और वहाँ मैंने 3.5 days का जब साइलेंस किया तो मुझे अपनी इनर सेल्फ से मुलाकात हुई। एक हमारी इनर सेल्फ होती है, एक हमारी आउटर सेल्फ होती है। इनर सेल्फ जिसको आप अपनी शैडो सेल्फ भी कहते हैं। आपकी 2 साइड्स हो जाती है ना, 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन। तो उससे मेरी सिक्स सेंस ट्रिगर हुई। फिर मैंने अमेरिका में सुबह उठ के मैंने मेडिटेशन का कोर्स किया, जो हमें सुबह 6 बजे उठाते थे, एंड आई रिमेंबर इट वॉज राइट अलॉन्ग द पैसिफिक कोस्ट। तो हमें कहते थे कि सिंक्रोनाइज योर ब्रीदिंग विद द ओशन वेव्स, तो बॉडी की मूवमेंट्स वैसी हो जाती थी। तो टेलीपैथी मैंने आप कहें कि बस जगह जगह से सीखी है। इंडिया से भी मैंने सीखी, अमेरिका से भी सीखी, लंदन से भी मैंने सीखी, जगह जगह से मैंने कोशिश किए, और फिर मैंने अपना एक बनाया। लेकिन टेलीपैथी मेरे बड़े काम आती है, सिक्स सेंस मेरी बहुत काम आती है। तो सिक्स सेंस के ज़रिए हम मतलब लोगों को हीलिंग भी भेजते हैं, मेंटल मैसेजेस भी मैं भेजती हूँ, मैं सिखाती भी हूँ यहाँ पे। तो आई टेल पीपल हाउ टू सेंड मेंटल मैसेजेस टू देम। अपनी सिक्स सेंस के ज़रिए कैसे लोगों से कनेक्ट करना है, अपनी इनर सेल्फ से कैसे कनेक्ट करना है, अपनी छठी हिस्स को सही तरह से आपने कैसे यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें आप कह लें कि साइकोलॉजी से बहुत डाइवर्सिफाइड है, लेकिन साइकोलॉजी में काम आती है। इतने ज़्यादा आपने कोर्सेज किए हुए हैं, आप मुझे बताएं रेकी क्या है, क्योंकि लोगों को नहीं आइडिया कि रेकी क्या है। रेकी जापानीज़ मेथोडोलॉजी है, 2 लफ्ज़ों से आती है, री एंड की। री मीन्स यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एंड की मीन्स एनर्जी। आप जब किसी से मिलते हैं तो मिल के आपको बहुत अच्छा लगता है। आपके साथ कोई बैठा है, उसकी प्रेजेंस आपको अच्छी लग रही है, बोल कुछ नहीं रहा। कभी ऐसा होता है कि आपके साथ कोई बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन प्रेजेंस आपको बहुत ज़्यादा भारी लग रही है, ऑरा होता है। और ये रेकी में आता है, क्योंकि रेकी है हैंड्स ऑन हीलिंग। हमारा प्रोसेस होता है, उससे हम अट्यूनमेंट पास ऑन करते हैं, आपको रेकी चैनल बनाते हैं, और रेकी अक्रॉस टाइम एंड स्पेस भेजी जाती है। लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है, फिर 3B होता है, जो टीचर्स ट्रेनिंग हम कहते हैं, मास्टर लेवल, मास्टर्स टीचर्स ट्रेनिंग कहते हैं, जिसमें आप अट्यूनमेंट पास ऑन करना सीख सकते हो। तो रेकीज़ के साथ हमारे चक्रास आ जाते हैं, जो एनर्जी सेंटर्स कहलाते हैं। 7 चक्रास हैं हमारे। 7 चक्रास में अगर एक भी आपका इम्बैलेंस होगा तो आपकी तबीयत ख़राब होनी चाहिए। जैसे रूट चक्रा है, वो टिप ऑफ द स्पाइन पे, अगर वो आपका ब्लॉक्ड हो तो आपको लो लेग की प्रॉब्लम हो जाती है। आपको हो सकता है ऑर्थराइटिस जल्दी एज में आ जाए, या कोई ऐसी प्रॉब्लम। फिर आपका सेक्रल चक्रा आ जाता है। अक्सर औरतों को PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो जाती हैं, मर्दों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर हमारी इमोशंस हैं, तो हमारा सोलर प्लेक्सस इमोशंस के बारे में बताता है। फिर हमारी हार्ट है, थ्रोट है, थर्ड आई और क्राउन, ये हमारे 7 चक्रास है। चक्रा ही हमारा एनर्जी फील्ड बनाता है, ऑरा जिसको आप कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अब हम नज़र का कहते हैं। नज़र बरहक है, नज़र पत्थर को भी तोड़ देती है।
तो जब हमें ऐसा होता है कि हमारा ऑरा जब ओपन होता है तो हमें नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती है, हम आते हैं बीमार हो जाते हैं, कोई तारीफ़ करता है, कुछ उधर भी कहते हैं काला टीका लगा लो, तो हम कहते हैं ऑरा प्रोटेक्शन करके जाएं। और जब आपकी कोई इंटरव्यू हो या कुछ हो तो हम कहते हैं कि ऑरा एक्टिवेशन करें, क्योंकि आप ऑरा एक्टिवेशन करेंगे तो आपका ऑरा एनहांस हो जाएगा। ऑरा 8 फीट होता है, उससे वो आपका बढ़ के 16-17 फीट तक चला जाता है और बहुत आपके लिए अच्छा रहता है। तो रेकी से आप करते, रेकी के साथ ही हमारी आती है प्राणिक हीलिंग, मिक्स ही हैं दोनों। आपके लिए रेकी तो ये रेकी की किस्म है? रेकी की नहीं है, इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम रेकी। रेकी में हम टच करते हैं, प्राणिक हीलिंग में वी डोंट टच। रेकी बिलीव्स इन 7 चक्रास, प्राणिक हीलिंग बिलीव्स इन मोर देन 7 चक्रास। अब प्राणा मीन्स एनर्जी, अर्थ प्राण है, ग्राउंड यानी जिसे आप कह लो, ठीक है। वाटर है, वाटर में भी एनर्जी होती है। ट्री है, ट्री के इर्द गिर्द भी ऑराज होती है। उसमें हम स्कैन करते हैं आपके चक्रास को, हम आपके एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं और देखते हैं कि नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आ रही है, फिर हम उसको रिमूव करते हैं। तो प्राणिक हीलिंग में इस तरह आ जाता है, क्योंकि वो भी एनर्जी हीलिंग है, ये भी एनर्जी हीलिंग है, लेकिन डिफरेंट चीज़ें, उसके सिंबल्स अलहदा हैं, इसके सिंबल्स अलहदा हैं। ये कलर्स को भी इस्तेमाल करता है, प्राणिक हीलिंग जो है यूजेस कलर्स इवन। तो इस तरह करके हम करते हैं। आई ऑल्सो टीच, मैं प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग सब सिखाती हूँ। मैं डिफरेंट जगह जाके लेक्चर्स भी देते हैं। हम जब करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को मिला जुला कर हम करते हैं। तो रेकी जो है वो टोटली फ़र्क है, वो क्रॉस टाइम एंड स्पेस भेजी जा सकती है। प्राणिक हीलिंग के लिए आपको खुद मौजूद होना है। प्राणिक हीलिंग क्रॉस टाइम एंड स्पेस डिस्टेंस जो है हीलिंग, वो रेकी के थ्रू हम कर सकते हैं। रेकी के थ्रू आप कर सकते हैं। डिस्टेंट हीलिंग जो होती है वही कहते हैं ना क्रॉस टाइम एंड स्पेस, लेकिन जो प्राणिक हीलिंग है वो आप नहीं भेज सकते। प्राणिक हीलिंग के लिए आपको यहाँ मौजूद होना जरूरी है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेकी हीलिंग एंड प्राणिक हीलिंग। रेकी बिलीव्स इन री एंड कीन, प्राणिक बिलीव्स इन प्राणा। तो वो जापानीज है, ये एनर्जी, ये एनर्जी की डिफरेंट शेप्स हैं। देखिए जैसे यूसुई एनर्जी है, करुणा एनर्जी है, प्राणिक हीलिंग एनर्जी है, तो उस तरह रेनबो रेकी वो भी एक एनर्जी है। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेकी हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। आप उसको प्राणिक हीलिंग कह लो, आप उसको रेकी हीलिंग कह लो, हैं तो वो एनर्जी ना। जिस तरह एनर्जी थेरेपीज़ भी हैं, जैसे हमारी वो टैपिंग टेक्निक आ जाती है, हमारे चक्रास होते हैं या प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिसको आप कह लें, तो हम उन पे यूं करके टैप करते हैं ऐसे। जब हम उसको टैप करते हैं तो इसको इमोशनल फ्रीडम टेक्निक कहा जाता है। और वो क्या करती है कि आपके अंदर से जो ट्रॉमास होते हैं, कई लोगों के ट्रॉमास होते हैं, पास्ट लाइफ ट्रॉमास हो जाते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास हो जाते हैं, इस लाइफ में भी बहुत ज़्यादा आपका ट्रॉमा हो जाता है। जैसे हम PTSD करते हैं, अब जैसे फ्लड्स आए हैं, तो ये एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है। जिन लोगों ने अपना घर खोया है उन लोगों के ऊपर जो है पहाड़ टूट पड़ा है कि उनको डिस्प्लेसमेंट हो गई। ऐसा ही है। तो डिस्प्लेसमेंट तो बहुत ज़्यादा आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स करती है। और आजकल आप देखिए तो लोगों को प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, सेल्फ एस्टीम की। सेल्फ एस्टीम नहीं है, एक दूसरे के साथ माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा खेली जाती हैं और इनसिक्योर किया जाता है। क्योंकि अगर आप बचपन से सिक्योर नहीं होगे तो आपको जिसको पता होगा वो आपके साथ कोई ना कोई ऐसी बात करके आपको इनसिक्योर करेगा। जब आपको इनसिक्योर करेगा तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो शैटर होगा। तो जब आपका कॉन्फिडेंस शैटर होगा तो आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की हो जाए, पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि फिर इससे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं ना। मतलब साइकोलॉजी बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट फील्ड है। तो हम जब करते हैं, मतलब मेरे पास जब भी कोई आता है तो मतलब जैसे ड्रग एडिक्ट्स आ गए, जैसे मैंने यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया हुआ है, और जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने अपने स्टूडेंट्स में डिटेक्ट किया था कि ये OCD का है, इसको एंग्जाइटी है। एंड देन दे वर अशेम्ड कि भाई हम मेंटल हेल्थ के बारे में ओपनली बात करेंगे। तो मैंने कहा इसमें ऐसी क्या बात है। एंड देन आई फेल्ट वेरी प्राउड कि हर एक ने उठ के बताया कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है। इनकरेज करना चाहिए, लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, वरना नॉर्मली लोग शेयर नहीं करते। देखिए जब तक लोग शेयर नहीं करेंगे कैसे होगा। हर एक को प्रॉब्लम होती है, बट इट्स ट्राई एंड ट्राई अगेन अनटिल यू सक्सीड। बिकॉज ये कि वी हैव टू से एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। देखिए कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है। इट्स डिफ़िकल्ट बट यू हैव टू ट्राई इट। और आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। अगर आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं रखेंगे तो फिर कल को प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस वजह से बेहतर है एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें और अपने अंदर ये खुद एतमादी रखें कि मैं कर सकती हूँ। छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, कोई भी चीज़ एक दिन में तो नहीं हो जाएगी ना। आप फाउंडेशन ले करते हो। पर्सनैलिटी की भी जो फाउंडेशन है वो बचपन में ले होती है। फर्स्ट 5 years ऑफ चाइल्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो मदर के साथ उसका इंटरेक्शन होता है। फिर 3.5 में वो स्कूल जाता है, पेयर्स के साथ इंटरेक्शन होता है, वो अलहदा चीज़ हो जाती है। तो अगर आप बच्चे को स्पॉइल करेंगे तो बड़ा होकर वो उसी तरह हो जाएगा।
एंगर इश्यूज हो जाएंगे, फिर उसको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। सो इट्स बेटर कि आप शुरू से ही बच्चों को भी प्रॉपर तरीके से करें, बिकॉज साइकोलॉजी में चाइल्ड डेवलपमेंट भी आ जाती है, मदर्स के साथ भी इंटरेक्शन आ जाता है। तो हम इसकी मतलब सेमिनार्स भी देते हैं, 1-to-1 सेशंस भी करते हैं जिस तरह लोगों को। और आजकल तो आपको पता है वर्चुअल ज़माना है, नेट से बहुत, कोविड ने बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया हुआ है। आप मुझे ये बताएं, इमोशंस हमारी बॉडी के अंदर रहती हैं, उसकी वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। देखिए, एक टर्म होती है EQ, इमोशनल क्वोशनेट, जैसे IQ होता है। IQ इंटेलिजेंस के लिए यूज़ किया जाता है, EQ इमोशंस के लिए। वी आर इमोशनल बॉडी। व्हाट इज़ एंगर, व्हाट इज़ हैप्पीनेस, व्हाट इज़ एक्साइटमेंट, व्हाट इज़ लाफ्टर, व्हाट इज़ सरप्राइज, दे आर ऑल इमोशंस। व्हाट इज़ जेलसी, व्हाट इज़ हेट्रेड, व्हाट इज़ लव, दे आर ऑल इमोशंस। एंड इमोशंस रिजाइड इन द स्टमक। बच्चे होंगे कहेंगे पेट में दर्द हो रही है, स्कूल नहीं जाना, आप इमोशनली अपसेट होकर ग्राउलिंग होएगी, आपको स्टमक के अंदर ग्राउलिंग होएगी। और फिर क्या होगा कि या हो सकता है एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाए, या आपको मोशंस की लूज मोशंस लगे। अक्सर जब हम अपसेट होते हैं तो हमारा जो स्टमक है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल। तो इमोशंस रिजाइड इन द बॉडी, बिकॉज माइंड एंड बॉडी गट फीलिंग जिसे आई थिंक कहते हैं, गट फीलिंग, वो इसी से रिलेटेड है। गट फीलिंग आप उसको टेलीपैथी में ले आते हो। आपको गट फीलिंग कहते नहीं, मेरी दाई आँख फड़क रही है, कुछ हो रहा है, मेरे हाथ में खुजली हो रही है, अब बिल्ली गुजर गई है, कुछ हो रहा है, मतलब आप टेलीपैथी कह लो, कुछ भी कह लो। क्योंकि मुझे याद है कि मुझे तो टेलीपैथी थ्रू ड्रीम्स में भी कभी कभार आ जाती है, कनेक्शंस हो जाते हैं, बैठे बैठे इमेज आ जाता है। तो जबकि गट फीलिंग हो ना, आप बैठे हैं तो एकदम आपको ना कुछ फील आ रहा है, मतलब कुछ जैसे गट फीलिंग होती है कि आपको हो रहा है कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, दैट इज़ अ गट फीलिंग। ठीक है ना। तो आप जब टेलीपैथी की बात करते हैं, आप उसको एक्वायर भी कर सकते हो, बाय बर्थ भी होती है, बिकॉज लर्निंग तो डेवलप किया जा सकता है। आपकी सिक्स सेंस या जो आप टेलीपैथी है उसको किस तरीके से आप अपने अंदर एनहांस कर सकते हैं? सबसे पहले ब्रीदिंग्स होती हैं, मेडिटेशंस होती हैं। ब्रीदिंग इज़ द की टू सिक्स सेंस, बिकॉज क्या है, माइंड कॉन्स्टेंट रट में होता है, ये हो गया, फलां हो गया, ढमकान हो गया। माइंड को हमने रिलैक्स करना है। माइंडफुलनेस आपने एक टर्म सुनी होगी कि माइंडफुलनेस होती है, ठीक है। व्हाट इज़ माइंडफुलनेस? एम्प्टी माइंड। आपने दिमाग को बिल्कुल अपनी प्रॉब्लम्स को कहीं छोड़ आए घर पे थोड़ी देर के लिए, जो टर 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 दिमाग में घूम रही है उसको कहीं छोड़ आए थोड़ी देर के लिए, एंड रिलैक्स योर माइंड, बिकॉज माइंड एंड बॉडी वर्क टुगेदर। The mind sends signals to the body accepts it, sends it back to the mind, and they start working together. आप हमारा लाशऊर है, जिसको हम अपना सबकॉन्शियस कहते हैं। मेमोरीज कहाँ हैं? हमारे लाशऊर में। हमारी हैबिट्स कहाँ हैं? हमारे लाशऊर में। हर चीज़ तो हमारा लाशऊर है। तो जब साइकोलॉजी में होता है तो हम लाशऊर से, अब जब हमारी छठी हिस्स होती है, आप कह लें कि लाशऊर में है या स्टमक में है, ये तो नहीं कह सकते, बट है, बिकॉज ये एक साइंस है टेलीपैथी जो है। व्हाट इज़ एस्ट्रल प्रोजेक्शन? एस्ट्रल प्रोजेक्शन इज़ कि आपकी फिजिकल बॉडी यहाँ है बट आपकी स्पिरिट ट्रैवल कर रही है डिफरेंट जगह पे, एंड यू कैन ट्रैवल एंड यू कैन सी योर सेल्फ ट्रैवलिंग। आई लर्न इट फ्रॉम लंडन। मैंने 2 महीने का कोर्स था और थ्राइस अ वीक में जाया करती थी फॉर 4 आवर्स, एंड आई लर्न इट फ्रॉम लंडन एस्ट्रल प्रोजेक्शन। तो मैंने यहाँ वो की, मैंने सबसे पहले तो अपने ऊपर की, मैंने कहा चलो देखते हैं। तो आई वेंट टू माई क्लाइंट्स हाउस, देखे ड्रीम के अंदर ही मुझे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो गया। इसको OB भी कहते हैं, एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी कहते हैं। OB मीन्स आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तो जब हम छठी हस की बात करते हैं, जब हम टेलीपैथी की बात करते हैं, जब हम सिक्स सेंस की बात करते हैं, तो ये सारी, जब हम गट फीलिंग की बात करते हैं तो सारे एक ही हैं। मेडिटेशन मैंने आपको बताया, मैंने साइलेंस किया था 3.5 डेज का, उसमें हमने डेथ मेडिटेशन भी की थी। वी सॉ दैट वी आर इनसाइड द ग्रेव। उससे जब हमने साइलेंस किया तो कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई निकलने में। सम पीपल फाउंड, जैसे मैंने कहा कि आई फाउंड माई इनर सेल्फ विच इज़ द शैडो सेल्फ। देयर आर 2 साइड्स ऑफ यू, एक आपकी इनर सेल्फ होती है, एक आउटर सेल्फ। इनर सेल्फ इज़ द रियल सेल्फ ऑफ यू। तो उसके ज़रिए मैंने ये पता किया था और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस और उस तरह की चीज़ें आई थी। उसी से ही फिर मुझे मतलब छठी हिस्सा आई और बैठे बैठे मुझे ख्याल है कि आई शुड डू समथिंग फॉर द स्पेशल पीपल। मुझे बैठे बैठे हुआ कि आलिया स्पेशल लोगों के लिए कुछ करो, स्पेशल लोगों के लिए जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, मेंटली चैलेंज्ड है। आप तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कर रही हैं स्पेशल बच्चों के लिए, उसके हवाले से मुझे कुछ बताएं। मेरा पैशन है स्पेशल बच्चों के लिए। मैं हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ काम कर रही हूँ और हमने कोई 60 बच्चों को हियरिंग एड दिए हैं। और सिर्फ हियरिंग एड नहीं, आई वाज अ फॉर्मर MPA, तो मैंने स्पीच थेरेपी यूनिट बनवाया था, हमें ग्रांट मिली थी।
तो वो अभी तक बना है। वहाँ पे हम बच्चों को स्पीच थेरेपी देते हैं, फिर हम उनका हेयरिंग टेस्ट ऑडियोमेट्री से करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि इनकी ये हेयरिंग लॉस है, माइल्ड टू प्रोफाउंड है या प्रोफाउंड टू सवेयर है। उसके मुताबिक हम फिर उनको डिजिटल हेयरिंग एड्स प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और फिर उसके हम मोल्ड्स भी बनवा के देते हैं, साथ हम उसकी सेटिंग ऑपरेशंस भी होते हैं, जैसे बच्चे सुन नहीं सकते हैं। ओके, कॉकलर, बट दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और वो हर बच्चे पे नहीं हो सकता। वो गवर्नमेंट ने कराए हैं, बट अब वो भी इतने नहीं हो रहे बिकॉज वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए कॉकलर इम्प्लांट जो होते हैं। हेयरिंग एड भी सबको नहीं लग सकते। यू हैव टू सी कि कौन सा बच्चा है जिसकी 5 to 7 तक डेसिबल्स तक हेयरिंग जो है वो कम हुई है, बिकॉज स्टार्ट इससे होती है और फिर आपकी ऊपर चली ये बाय बर्थ होती है? बाय बर्थ भी होती है, ओल्ड एज लोगों को भी हो जाती है। आप देखेंगे जो लोग होते हैं वो कम सुन पाते हैं, ठीक है, लेकिन कई बच्चे, जिन बच्चों के साथ मैं काम करती हूँ वो बाय बर्थ हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, और मेंटली चैलेंज जैसे ऑटिस्टिक हैं, ADD हैं, मतलब अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, स्लो लर्नर्स जिनको आप कहते हैं, डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं। ये मेंटल से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है? आप कहते हैं ना मेंटली, देखिए एक स्लो लर्नर होता है। स्लो लर्नर होता है कि जो अपनी एज से पीछे हो। जैसे मैं फ़र्ज़ करें कि एक 10 साल का बच्चा आता है मेरे पास, लेकिन वो 5वीं, मतलब 10 साल का बच्चा जो है वो एक 5 साल के बच्चे की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि वो मेंटली स्लो है। लेकिन ऑटिस्टिक बच्चा जा रहा है, उसको एस्पैरागस सिंड्रोम का नाम दिया जाता है। डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, कई माइल्ड होती हैं, कई प्रोफाउंड होती हैं। जो माइल्ड होती हैं वो ट्रीटेबल होती है, जो प्रोफाउंड होती हैं ट्रीटेबल तो वो भी होती है, लेकिन बच्चा प्रॉपर सही नहीं हो सकता। उसमें जो होता है रेपिटेटिव मूवमेंट्स होती हैं, एग्रेसिव बहुत हो जाता है, स्मेल करते हैं आपको, अगर आपको उनको आपकी स्मेल अच्छी लगे तो वो लॉक्स खोल लेते हैं, रिपीट बहुत ज़्यादा करते हैं, सही बात नहीं कर पाते। कई ऑटिस्टिक बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो जैसे डाउन सिंड्रोम होते हैं, क्रोमोसोम डेफिशिएंसी होती है, तो उस पर भी ना 21 क्रोमोसोम्स होती हैं, 22 होती है, उनमें 21 होती हैं। तो उसमें भी जाके उनकी हाइट इतनी नहीं बढ़ती, उनका फेशियल स्ट्रक्चर और बॉडी वेट ज़रा थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आप हेयरिंग इम्पेयर्ड को देखें तो वो साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। तो अब मैं अपने सेंटर में ऑटिज़म और डाउन सिंड्रोम की भी सर्विसेज को स्टार्ट करने लगी हूँ, क्योंकि बहुत आते हैं, और यहाँ पे हम बच्चों का हेयरिंग टेस्ट भी करने लगे हैं। हम मतलब फी सबिलिल्लाह भी करने लगे, और जो फ्लुएंट पहले टेस्ट करते होंगे, उसके बाद पता चलता होगा कि क्या उन्हें इशू है, चलता है कि कितना हेयरिंग लॉस है। उसके बाद फिर हम उनको हेयरिंग एड प्रोवाइड करते हैं। अगर तो वो अफ्लुएंट क्लास से बिलोंग ना करते हो फिर तो हम उनको हेयरिंग एड देते हैं। अगर वो अफ्लुएंट क्लास से बिलोंग करते हो तो फिर हम उनको हेयरिंग एड नहीं देते, क्योंकि हमने एक स्कूल खोला हुआ है इंक्लूसिव एजुकेशन पे, जिसका नाम है कि हम दोस्त स्कूल। ग्रीन टाउन में हमारा स्कूल है और तकरीबन 40 बच्चे हैं। वहाँ औरतें भी सिलाई कढ़ाई सीख रही हैं, हम एक पैसा किसी से चार्ज नहीं करते। दीनी तालीम भी बच्चों को दी जा रही है। वहाँ फिज़िकली हैंडीकैप्ड भी है, हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे भी हैं और स्लो लर्नर्स भी हैं। तो वहाँ पर 45 बच्चे हैं वहाँ पर। तो ये इंक्लूसिव पे हम वहाँ पर काम कर रहे हैं। आप इतना कुछ कर रही हैं, बस लगे हुए हैं करने के लिए। देखिए बात ये होती है कि कतरा कतरा करके दरिया बनता है। एक बंदा करेगा, दूसरे को पास ऑन करेगा, तो एक चेन स्टार्ट हो जाएगी। और इसी तरह जो है वो आगे जाके चीज़ें फिर स्टार्ट होती हैं, बिकॉज वन लीड्स टू अनदर। कड़ी से कड़ी जुड़ती है। जैसे मैं कहूँगी कि मेंटल हेल्थ है, तो मेंटल हेल्थ से ही मैं ऐसे बच्चों के पास गई, क्योंकि हम देखें तो हम ऐसे बच्चों की बात बिल्कुल नहीं करते, हम बिल्कुल नहीं करते, ऐसे इग्नोर करते हैं, हम इग्नोर करते हैं। और कहीं आ रहे हो तो कहते हैं वो देखो किस तरह का, मतलब ताने कसते हैं उन पे, हमारी सोसाइटी में बात है, हमारी सोसाइटी में। जब तक आप वेस्ट में देखें तो ऐसे बच्चों को गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है, उनको घर देती है, उनको केयर टेकर देती है, उनके लिए फैसिलिटीज़ होती हैं बहुत। हमारे यहाँ तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अगर हम ये होना चाहिए। इवन आप पॉलिटिक्स में भी माशाल्लाह रही हैं, आप MPA रही हैं 2 दफ़ा, तो इस बारे में मुझे कुछ बताएं। MPA जब मैं रही तो मेरा टेन्योर बहुत अच्छा था MPA का। मैं मतलब असेंबली में मेरी पढ़ाई मुझे लेके गई थी, वुमेन विंग बन रहा था, और मैंने वहाँ पे भी अपनी फ़ील्ड के लिए बहुत काम किया। मैं नेपाल गई 2 दफ़ा, एक दफ़ा चाइल्ड लेबर पे मेरा था, और वो कैलाश सत्यार्थी जिन्होंने मलाला यूसुफ़ज़ई के साथ अवार्ड, उन्होंने मुझे चूज़ किया था कि ये आएंगी। फिर उसके बाद जब मैं सेकंड टाइम गई तो तब भी लेबर के ऊपर था, चाइल्ड लेबर। 2 दफ़ा चाइल्ड लेबर के ऊपर था, और एक सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर बर्मा में गई थी, 3 दफ़ा गई थी। कराची भी मैं डेलीगेशंस के साथ गई थी, और वुमन का ये जो था डोमेस्टिक वायलेंस था। बल्कि जब ये हमारा डोमेस्टिक वायलेंस का बिल आया था, वायलेंस अगेंस्ट वुमन का, एज अ साइकोलॉजिस्ट मैंने उसको हेड किया था, और उसके SOPs बना के सारे मैंने दिया था, उसका परफॉर्मा मैंने सारा बना के दिया था।
सब कुछ वो किया था हमने एज ए गवर्नमेंट के साथ। तो बहुत मैंने क्वेश्चंस भी डाले, मैंने मेंटल हेल्थ पे भी डाले, मैंने एजुकेशन पे भी डाले, मैंने फ़िज़िकल हेल्थ पे भी डाले। काफ़ी अच्छा था, मैंने बड़ा इन्जॉय किया था। तो 2013 से 2018 तक मेरा टेन्योर था। उसके तब भी मैंने अपना काम नहीं छोड़ा था। मुझे था कि मेरी पहचान मेरा काम है जो मुझे ऐवान तक लेके गया है। बिल्कुल, तो आप अपनी जैसे पहचान पढ़े बनी। लिखे लोग इस पॉलिटिक्स में आए तो पूरा पाकिस्तान ही बदल जाए। बस जी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो 2018 के बाद फिर मैंने नहीं लिया था। मैंने कहा था नहीं, बस 5 साल हो गए, ठीक है, उसके बाद अपना काम मेरे करो। ख्याल में तो आपको मज़ीद आगे भी आना चाहिए। पता नहीं, अभी तो इरादा नहीं है, आगे देखते हैं क्या है। कहते हैं कि सोशल वर्क करें, जी। अपना काम करें जो अपना है, क्योंकि ये जो सोशल वर्क है जो मैं कर रही हूँ, मैं कहती हूँ कि मुझे भी अपनी आखिरत के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि हर वक्त दीनी दुनिया के लिए नहीं सोचना चाहिए, कुछ अपनी आप आखिरी माशाल्लाह ज़िंदगी के लिए इतना भी कुछ सोचें। कर रही हैं, अल्लाह ताला आपको अजर दे। Thank स्पिरिचुअलिटी के हवाले से मुझे कुछ बताएं। देखिए, स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी रूहानियत, ठीक है। जब आप उसके लिए भी मेडिटेशन की, और बहुत डिफरेंट मेडिटेशन है। ट्रांसडेंटल मेडिटेशन है अल्लाह के नाम के ऊपर, साहज मेडिटेशन है जिसमें आपका टीचर आपकी एनर्जीज़ को पढ़ के आपको एक मंत्रा देता है, वो आपने किसी को भी नहीं बताना, ठीक है। अल्लाह का ज़िक्र है जो सिर्फ कल्ब से किया जाता है। उसके बाद मतलब बहुत सारी और सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी वो मेडिटेशन ही होती है। ब्रीदिंग्स के साथ भी देखिए, स्पिरिचुअलिटी रूहानियत जो है ना, वो आपको कई लोगों को पढ़ने पढ़ाने से भी मतलब होता है, लेकिन इसके साथ मेडिटेशन लाजमी है। योगा की एक्सरसाइजेज हैं, स्पेसिफिक कुछ आसन्स हैं योगा के जो स्पिरिचुअलिटी से, और उसमें उसकी ब्रीदिंग्स आ जाती हैं। आप देखें कि जो योगीज़ होते हैं वो कितना लेविटेट कर लेते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी से ही वो लेविटेट करते हैं। तो जब आप पानी पे चलना, हवा में उड़ना, ये बहुत सारी चीज़ें होती थी। देखिए, जैसे हम कहते हैं साइकोकिनेसिस एक हमारी चीज़ होती है। साइकोमेट्री होता है लिविंग टॉकिंग टू नॉन लिविंग थिंग्स। मैंने रिंग पहनी है, इसको मैंने हाथ में पकड़ा है, यूं किया तो मुझे अपने बारे में, किसी के बारे में इमेजेस आ रहे हैं। साइकोकिनेसिस होती है स्पून बेंडिंग, विदाउट फोर्स यूज़ करना, एनर्जी से आपने स्पून को बेंड करना है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? रूहानियत, ठीक है ना, जिसमें आपको ESP, आपकी छठी हिस्स जो है वो आपकी उजागर होती है, स्ट्रांग होती है, चलती है आगे, आपकी छठी हिस्स बहुत ज़्यादा आपकी चलती है। तो इसी को हम स्पिरिचुअलिटी का भी नाम देते हैं। उसके लिए भी आपको मेडिटेशन करनी है। मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत सारी मेडिटेशंस की हुई हैं, बहुत सारी। बचपन में अपनी मदर के साथ सीखा, उसके बाद मैंने SLN इंस्टीट्यूट बिग sur कैलिफोर्निया में मैंने 10 डेज़ का मेडिटेशन का कोर्स किया था, ब्रीदिंग्स एंड मेडिटेशन का कोर्स, और उससे फिर मेरी और ज़्यादा ना डेवलप होनी शुरू हो गई थी। तो रूहानियत अगर आपने अचीव करनी है तो अल्लाह के नाम का मराकबा करें। ट्रांसडेंटल मेडिटेशन या मराकबा जिसको आप कहते हैं, इसमें आज़म होता है अल्लाह के नाम के साथ आपका एक नाम होता है बाबत, वो आपको अदूद निकालने पड़ते हैं और फिर उसको पढ़ने का एक प्रॉपर तरीका होता है। तो वो हम आपको सिखाते हैं। जैसे ऑरा क्लेंजिंग होती है, और एक्टिवेशन होती है, और प्रोटेक्शन होती है, आपकी ग्राउंडिंग होती है, ये नज़र से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ को क्लियर करने के लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये जब हमारे पास आते हैं, हम आपको स्पिरिचुअलिटी और वो सब कुछ एनहांस करवाते हैं। बाकी तो आपकी प्रैक्टिस है, मैं तो एक ज़रिया बन सकती हूँ, बाकी आपने प्रैक्टिस करके सारी चीज़ें को करना है। जितनी आप देखें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगी उतना ही आपको इसका फ़ायदा होगा इन चीज़ों का। तो ये प्रैक्टिस से बनती हैं सारी, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे हमारी वेबसाइट है www.mariamhealingcenter.com, उस पर जब जाएँ आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे। टेलीपैथी के भी, हमारा अपना यूट्यूब भी चैनल यही है, तो वो आप देखें तो उसमें बहुत सारे, आपने भी तो रेकी सीखी हुई है मेरे से। मैं आपकी स्टूडेंट भी हूँ। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है कि आज मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ, और आप मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट हैं। थैंक यू सो मच। मतलब ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरी हर बात को ऑनर करती हैं और हर बात को सुनती हैं और प्रैक्टिस में लाती हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। मैंने सीखा आपसे, और वही चीज़ें माशाल्लाह पॉजिटिव एनर्जी, और बहुत अच्छा है कि आप प्रैक्टिस कर रही हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी होता है। वही कह रही हूँ, बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है कि आप उसको प्रैक्टिस में ला रही हैं। ये क्योंकि कई लोग प्रैक्टिस नहीं करते और फिर वो भूल जाते हैं, और फ़ायदा इसका नहीं। मैंने प्रैक्टिस की तो आज मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। अगर मैं ना करती तो फिर क्या होता। तो मैं समझती हूँ कि हर औरत को कुछ ना कुछ करना चाहिए, अपनी पहचान बनानी चाहिए, क्योंकि अपनी पहचान ज़रूरी है। ठीक है ना, इससे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आपका मोरल बढ़ता है, और आपके ये होता है कि सोसाइटी में भी ना आपका एक डिफरेंट वो इमेज हो जाता है।
और आप खुद में बहुत अच्छा महसूस करते हो। सो आई थिंक एवरी वुमन शुड डू समथिंग और द अदर। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। जैसे बॉडी लैंग्वेज हो गया, रूहानियत हो गई, मतलब मराकबा हो गया, ब्रीदिंग्स हो गई, कोई इतनी मुश्किल नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ भी चाहें तो आप कर सकते हैं। स्काई इज़ द लिमिट। और आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए और जुनून करना होना है, चाहिए। जज्बा, जुनून, अपने आप को इन्हेंस, अपनी पर्सनैलिटी को अपनी इन्हेंस करना है। पर्सनैलिटी तो एक ऐसी चीज़ है कि आप पूरी ज़िंदगी उसको एनहांस कर सकते हैं। एज इज़ जस्ट अ नंबर, एज इज़ जस्ट अ नंबर, यू कैन डू एनीथिंग यू फील लाइक। तो मैं यही कहूँगी कि करें, जितना आप करेंगे उतना आपको बेहतर महसूस होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं 7 चक्रास को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? थ्रू मेडिटेशन या इसके अलावा? चक्रा बैलेंसिंग अलग चीज़ होती है। हम लोग वो चक्रा बैलेंसिंग जब उसमें स्टोन्स यूज करते हैं? नहीं, स्टोन्स नहीं यूज़ करते हैं, हम हाथ के ज़रिए करते हैं। स्टोन्स नहीं हम यूज़ करते। कलर थेरेपी भी आप करते हैं? मैं कलर थेरेपी भी करती हूँ। कलर थेरेपी नॉट अबाउट द चक्रास, बट कलर थेरेपी, कलर एंड पर्सनैलिटी। ब्लू इज़ अ कलर फॉर हीलिंग, ठीक है, एंड कलर फॉर कम्युनिकेशन। जिनके बाप बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं या फादर फिगर मिसिंग होता है, उनको ब्लू कलर बहुत पसंद है और कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं। जिनको ब्लैक पसंद है, दे ट्राई टू गो इनटू द नीटी ग्रिटी डिटेल्स ऑफ द थिंग। पर्पल कलर स्पिरिचुअलिटी का कलर है, रूहानियत का कलर है। रेड एंगर है, पैशन है, लव है। बेबी पिंक इज़ अ कलर फॉर लव, वाइट इज़ अ कलर फॉर पीस। तो कलर थेरेपी में हम कलर मेडिटेशंस करवाते हैं। कलर्स का भी आपकी ज़िंदगी पे? कलर्स का भी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असर होता है। अब मैंने कभी लेक्चर देना हो, डिटेल में जाना हो, तो मैं यूजुअली ब्लैक कलर पहन लेती हूँ, बिकॉज डिटेल का है। जब मेरा टीवी शो, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए कौन से कलर बढ़ाने के लिए, देखिए येलो कलर इज़ वेरी गुड, इट्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग कलर, सोल्यूशंस का है। सन है ना, येलो इज़ द सन, तो येलो आपके अंदर बहुत इंस्पायर करता है। मतलब हर कलर का अपना अपना फंक्शन होता है। हाँ, ये आप नहीं कह सकते ये कलर बुरा है, ये कलर अच्छा है। हर कलर के गुड पॉइंट्स भी हैं, हर कलर के बैड पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि गुड एंड बैड तो ज़िंदगी के साथ साथ चलता है। तो कलर थेरेपी में हम कलर मेडिटेशंस कराते हैं। हमारी 7 लाइट्स होती हैं, जैसे चक्रास के हो गए कलर, वही लाइट होती है, वो चक्रास के ऊपर हम बैलेंस कर देते हैं। यहाँ से वो मिलती नहीं है, वो अमेरिका से मिलती हैं। तो हम कलर्ड बॉटल्स ले लेते हैं और हम उनको सन में चार्ज करते हैं। जब हम उनको बताते हैं कि किस तरह आपने चार्ज करना है, किस तरह आपने यूज़ करना है, जैसे सी सॉल्ट से हम ऑरा क्लेंजिंग कर लेते हैं, तो हम ये कलर्ड बॉटल्स लेते हैं। कलर्ड बॉटल्स को बताते हैं कैसे चार्ज करना है। जॉन्डिस है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, अपेंडिक्स है उसके लिए यूज़ कर सकते हो, एंगर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप कलर मेडिटेशंस करके कर सकते हो। आई रिमेंबर मुझे कोलाइटिस हो गया था, स्वेलिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो मैंने कलर के ज़रिए ही अपने आप को मेडिटेशंस के ज़रिए हीलिंग दी थी और 3 वीक्स में मैं रिकवर कर गई थी। एंड द डॉक्टर वॉज वेरी सरप्राइज कि इतनी जल्दी कैसे रिकवर करिए। तो आपके जो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं, इफ़ यू वर्क ऑन योर सेल्फ विद दीज अल्टरनेटिव थेरेपीज़, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी गुड। सो वी नीड टू ट्राई दैम, बिकॉज हम जब इनको ट्राई करेंगे तो तभी जाके पता चलेगा। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा आपको? तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। जैसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में हमारी सेंसेस आ जाती हैं, हमारी 5 सेंसेस हैं। तो हम बताते हैं कि कौन ज़्यादा सेंसिटिव है, कौन ज़्यादा इमेजिनेटिव है, कौन ज़्यादा प्रैक्टिकल है, कौन ज़्यादा वर्ड्स पे जाता है। जैसे आप कह रहे हो तो लोग कहते हैं साउंड्स गुड, लाउड एंड क्लियर, लुक्स लाइक अ प्लान, वेरी क्लियर, फील्स गुड। तो ये क्या, अब मेरे से कोई पूछे तो मैं हमेशा कहती हूँ लुक्स लाइक अ प्लान। मेरी फ्रेंड कहती है साउंड्स लाइक अ प्लान, तीसरी कहती है फील्स लाइक अ प्लान। क्या वो गलत है? नहीं, शी इज़ यूजिंग कैनेस्थेटिक। जो अपनी सेंसेस ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखिए ना, 5 सेंसेस हैं हमारी, विजुअल है देखने की, ऑडिटरी है सुनने की, कैनेस्थेटिक है महसूस करने की, गस्ट्रेटरी है टेस्ट की, ऑलफैक्टरी है स्मेल की। तो हम इन 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। तो NLP हमें इन 5 सेंसेस के बारे में बताती है। इन्हीं के अंदर फिर हम हिप्नोसिस के स्क्रिप्ट्स बनाते हैं। जब हम हिप्नोसिस पाते हैं, बिकॉज हिप्नोसिस हमारे लास्ट शूर को एक्सेस करने का तरीका है। हमें अल्फ़ा में जाना पड़ता है, बीटा, अल्फ़ा, थीटा, डेल्टा, 4 फ्रीक्वेंसी है माइंड की। अल्फ़ा इज़ द सबकॉन्शियस स्टेट, हाफ अवेक हाफ अस्लीप। तो हम सजेशंस दे के, मतलब कि अर्ली मॉर्निंग है, सन हैज़ जस्ट कम आउट, यू आर फीलिंग सो गुड, लुक एट द सन, अपनी वही मतलब सेंसेस यूज़ किए NLP के ज़रिए। पता लगा लिया कि इसकी डोमिनेंट सेंस कौन सी आई मूवमेंट्स के ज़रिए या और टेस्ट होते हैं उनके ज़रिए। अच्छा, मुझे ब्लैक मैजिक और ईवल आई, जिसे बदनज़री भी कहते हैं। देखिए, जो नज़र का एलिमेंट है ना, नज़र तो पत्थर को भी मैंने आपको पहले बताया तोड़ देती है। ब्लैक मैजिक तो काला इलम है, जो कुछ पढ़ा कैसे नेगेटिव एनर्जी से हम अपने आप को बचा सकते हैं? मैंने बताया ऑरा प्रोटेक्शन है, ऑरा हमारी क्लेंजिंग है। फिर उसके बाद हमारी और बहुत सारी चीज़ें हैं, सदकात है, डिफरेंट सदकात है जो हम देते हैं। मतलब आपके मुताबिक होता है कि जैसे हम न्यूमरोलॉजी करते हैं, नेम नंबर,
तो जैसे अगर नंबर 8 है तो उसका अलहदा सदका है, नंबर 7 का अलहदा है, नंबर 6 का अलहदा है, और नंबर डेट ऑफ बर्थ से आप डेट ऑफ बर्थ से हम आपकी न्यूमरोलॉजी निकालते हैं ना, साइकिक नंबर जिसको कहते हैं, वो आपका बर्थ नंबर होता है। दूसरा आपका डेस्टिनी नंबर होता है। डेस्टिनी नंबर होता है पूरी डेट ऑफ बर्थ को मिला के आप सिंगल डिजिट में लेके आते हैं। जैसे कल मेरे पास जो अपॉइंटमेंट आई न्यूमरोलॉजी की, उसे अपनी गाड़ी का नंबर प्लेट निकलवाना है, तो शी वॉज आस्किंग कि मेरा लकी नंबर क्या है, जिसका सम क्या आएगा, तो उसको मैंने बताया आपका सम 1 आना चाहिए, तो टुगेदर करके ये आप लगाओगे तो आपका 1 आ जाएगा। फिर मैंने उसको अल्फ़ाबेट्स बताए, बिकॉज अल्फ़ाबेट्स का भी नंबर होता है। मैंने कहा आप ये ले लेना अल्फ़ाबेट्स, ये आपके लिए लकी हैं, ये लकी डेज़ हैं, ये लकी कलर्स हैं, ये लकी स्टोन्स हैं, वो न्यूमरोलॉजी का पूरा बताया जाता है। तो जब हमारे पास कोई आता है हम उसको एक पूरा पैकेज देते हैं कि अच्छा आप ये है तो ये आप अल्लाह के नाम पढ़ लो, ये आपको ब्लैक मैजिक से दूर रखेंगे, ये अल्लाह के नाम पढ़ लो, ये आपको ईवल आई से दूर रखेंगे, ईवल आई के लिए ये कर लो, ईवल आई के लिए ये आप ऑरा प्रोटेक्शन कर लो, ऑरा क्लेंजिंग कर लो, ग्राउंडिंग कर लो, अपनी थॉट को, नेगेटिव थॉट को इस तरह आप कंट्रोल कर लो। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम बताते हैं। वो जब आते हैं तो हम पूरा उनका लेके हिस्ट्री फिर बताते हैं। अब जैसे आज जो आई हुई थी लड़की, तो उसके फादर को मर्डर कर दिया गया, तो उसके दिमाग में वो ट्रॉमा जो है ना वो बैठा हुआ है। मदर ने दूसरी शादी की, वो फादर की भी डेथ हो गई, वो उसके दिमाग में तो शी हसन सीन फादर फिगर, तो वो इतना था ट्रॉमा बैठ गया उसके दिमाग में जिसी को इंतहा नहीं। किसी भी पास्ट लाइफ का ट्रॉमा कैसे दूर किया जाता देखिए पास्ट लाइफ का जो ट्रॉमा होता है ना, उसको भी हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, है? हील करते हैं उसे, देखिए हर चीज़ की हीलिंग है। हीलिंग। जब हम काउंसलिंग करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हिप्नोसिस करेंगे, करीबी हम बातचीत के ज़रिए भी करते हैं, क्योंकि हर वक्त एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज का तरीका बताते हैं, बातचीत भी करते हैं कि ये तरीके से ये कर लो, ये तरीके से ये कर लो, ये तरीके से ये कर लो। जब बातचीत के ज़रिए किया जाता है तो उससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो फ़र्क हो जाती है और उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसको हम काउंसलिंग कहते हैं या आप इसको थेरेपी कह सकते हो, कुछ भी। क्योंकि जब मेरे पास आती हैं पहला सेशन केस हिस्ट्री का होता है। अब आज जो आई मैंने उसको काफ़ी एक्सरसाइजेज सिखाई थी, आज मैंने एक्सरसाइजेज नहीं करवाई, आज मैंने सिर्फ बातचीत के ज़रिए उनको डील किया और वो उसे बहुत बेहतर फील करती हैं। कभी मजाक से कह दिया, कभी गुस्से से कह दिया, बिकॉज हर बंदे को देखना पड़ता है ना कि ज़्यादा ना हो जाए, तो उसके मुताबिक फिर हम करते हैं सारा कुछ जो भी होता है, इस तरह करते हैं। जी बिल्कुल, आप इतना सब कुछ कर रही हैं, लोगों को हील कर रही हैं। और आप मुझे लास्ट में ये बताएं कि आप यूथ को क्या पैगाम देना चाहें? यूथ को मैं पैगाम देना चाहूँगी कि बी पॉजिटिव। हमारी यूथ जो है वो बहुत जल्दी एंगर इश्यूज़ में आ जाती है, बहुत जल्दी भटकी हुई है, ठीक है। और दूसरा मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहूँगी कि यूथ के लिए प्लेटफॉर्म्स भी दें। हमारे यूथ के पास प्लेटफॉर्म भी नहीं है, बिल्कुल प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। हमें मुख्तलिफ यूथ्स को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज करना चाहिए, कम्युनिटी बिल्डिंग, सोसाइटी बिल्डिंग। और दूसरा ये कि उनको अपनी ग्रोथ करनी चाहिए कि आप देखिए यूथ है, आगे भाग दौड़ तो आपने संभाल लिया कंट्री की, हमने तो नहीं संभालनी। यूथ ने ही आगे आना है, यूथ ने ही सारा कुछ करना है। तो बी पॉजिटिव, हैव फेथ इन योर सेल्फ, एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग पॉजिटिव एंड हैविंग फेथ, प्लीज़ डोंट बी इन अ हरी। बहुत जज्बाती ना हो, रिलैक्स करके तहम्मुल से चीज़ों को लो, क्योंकि जल्दी की बीमारी अच्छी नहीं है। सब्र का फल मीठा होता है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, अपने अंदर बिलीव रखो, अपने पेरेंट्स के गाइडेंस लो, उनको अपना बेस्ट फ्रेंड समझो, एंड स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिविटी। आजकल जो ड्रग्स वगैरह में भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैं उन्हें कहूँगी कि नहीं, अपने में भरोसा रखें, अपनी जो कंपनी आपको है उसको भी देखें। जब पेरेंट्स आपको कहते हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़रा कम करें, क्योंकि सोशल मीडिया अच्छा भी है, आई एम नॉट सेइंग कि बुरा है, अच्छा भी है, लेकिन एक हद तक आपको सोशल मीडिया का यूज़ करना चाहिए, नॉट टू मच। तो ये मैं उनको ज़रूर कहूँगी। थैंक यू सो मच, आज आपने इतना टाइम दिया। और आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, प्लीज़ अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, और इसके साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।